सो गुड मॉर्निंग ऑल। सभी को आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। वेरी गुड। ओके। सो फर्स्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ म्यूट यूर सेल्फ। ठीक है, मतलब सभी को अपने आप को म्यूट रखना है। सेकंड थिंग कि आपको लास्ट में जो 10 मिनट्स का सेशन रहेगा हमारा, ऑलवेज डेली हर लेक्चर में लास्ट 10 मिनट्स का सेशन ये क्वेश्चन डिस्कशन का सेशन रहेगा। तो आपके जो भी क्वेरीज है या डाउट्स है वो आप लास्ट 10 मिनट्स में पूछ सकते हो। सो डेली हम लोग एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को 1 आवर तक हम लोग डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक के आपके जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में 10 मिनट्स में आपके जो भी क्वेरीज रहेगी, जो भी डाउट्स रहेंगे, एग्जिट एग्जाम को लेकर के आपके जो भी सवाल रहेंगे, स्टडी को लेकर के आपके जो भी सवाल रहेंगे, वो सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नाउ आई हैव क्वेश्चन फॉर यू। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए कि व्हाट इज फार्माकोथेरेपेटिक्स। क्या जानते हो फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में? व्हाट डू यू नो अबाउट फार्माकोथेरेपेटिक्स? It is the study of therapeutic use and the effect of drug. यस, इट इज द स्टडी ऑफ थेरापेटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, थेरापेटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स, फार्माकोथेरेपेटिक्स, दैट इज द स्टडी ऑफ थेरापेटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स। अब थेरापेटिक यूज का क्या मतलब हुआ? तो थेरापेटिक यूज का मतलब है स्टडी, थेरापेटिक यूज का मतलब है यूज ऑफ ड्रग टू ट्रीट अ डिसीज और डिसऑर्डर। डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए जब हम किसी भी ड्रग का यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज थेरापेटिक यूज। तो ड्रग्स का थेरापेटिक यूज करना मतलब ड्रग को डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज करना, दैट इज थेरापेटिक यूज। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है? तो फार्माकोथेरेपेटिक्स इज द स्टडी ऑफ थेरापेटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स। तो जब हम ड्रग्स का थेरापेटिक यूज करते हैं, मतलब ड्रग को डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, तो हमें उस समय उस डिसीज के बारे में भी पता होना चाहिए और उस ड्रग्स का डिटेल फार्माकोलॉजी भी पता होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि फार्माकोथेरेपेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी टू ट्रीट अ डिसीज। क्या है फार्माकोथेरेपेटिक्स? सेकंड टर्म में, सेकंड वर्ड में अलग तरीके से अगर हम बोलना चाहे तो फार्माकोथेरेपेटिक्स ये जो फार्माकोलॉजी का नॉलेज है उसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किस लिए? एप्लीकेशन टू ट्रीट अ डिसीज एंड डिसऑर्डर। किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए या उस डिसीज को कंट्रोल में रखने के लिए, मतलब मिटिगेट करने के लिए जब हम फार्माकोलॉजिकल नॉलेज का यूज करते हैं तो दैट इज द फार्माकोथेरेपेटिक्स। मतलब फार्माकोलॉजी ये एक बेसिक नॉलेज हो गया, बेसिक साइंस हुआ। एंड फार्माकोलॉजी का यूज ट्रीटमेंट के लिए करना, दैट इज फार्माकोथेरेपेटिक्स। मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ने के लिए, फार्माकोथेरेपेटिक्स को समझने के लिए आपको फार्माकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए। अभी फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स आता है। अब इसके डिटेल में, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स रिलेटेड डिटेल्स हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स टू ट्रीट अ डिसीज और टू कंट्रोल अ डिसीज। ठीक है, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स दैट इज द स्टडी ऑफ थेरेपेटिक यूजेस ऑफ ड्रग्स, और इट इज द स्टडी ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स टू ट्रीट अ डिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ आई विल रीड दिस डेफिनेशन। इसकी जो डेफिनेशन है फार्माकोथेरेपेटिक्स की वो मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। ओके, एंड उसको हम समझने की कोशिश करेंगे एंड उस पे किस तरह के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स? So pharmacotherapeutics is the application of pharmacological information of drugs to prevent, mitigate, treat and diagnose diseases as well as to change normal functions such as contraception. In short, it is the study of therapeutic uses and effects of drugs. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं
जैसे कि टू प्रिवेंट, ओके, मतलब प्रोफिलैक्सिस बोला जाता है या प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। मिटिगेट, अब मिटिगेट का मतलब क्या होता है? तो मिटिगेट का मतलब होता है टू कीप अंडर कंट्रोल या टू रिड्यूस। मतलब कई सारे डिसीज ऐसे हैं कि जिन्हें हम पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे डिसीजेस को हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं या उन्हें कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन, यदि प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो उसे पूरी तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता है, बट उसे अंडर कंट्रोल रखा जा सकता है। या टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज को भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं, उसे 100% क्योर नहीं किया जा सकता है। ओके, फार्माकोथेरेपेटिक्स इंक्लूड्स determination of therapeutic objectives, selection of the most appropriate drug, route of administration, doses and duration of treatment. Okay, so फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में इंक्लूड होता है थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? सो थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है, यदि कोई पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता है, सपोज डायबिटीज का पेशेंट है, ओके, डायबिटीज, तो डायबिटीज का पेशेंट है और उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो सपोज हो गया है 400 मिलीग्राम तक वो चला गया है, 400 मिलीग्राम इतना ब्लड शुगर लेवल है। सो डॉक्टर सबसे पहले क्या डिसाइड करेगा? तो डॉक्टर सबसे पहले डिसाइड करेगा कि 400 मिलीग्राम है तो वो 300 मिलीग्राम पे कितने समय में आना चाहिए, कैसे आएगा, फिर 300 से 250 पे कैसे आएगा, 250 से फिर 200 पे कैसे आएगा, 200 से फिर वो नॉर्मल कैसे हो जाएगा। तो इस तरह से स्टेप वाइज डिसीजंस डॉक्टर्स लेते हैं। अगर किसी को 400 मिलीग्राम है किसी का ब्लड शुगर, तो ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर सिंगल डोज देगा और सिंगल डोज में वो नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो जो डॉक्टर्स जो डिसीजंस लेते हैं, तो पेशेंट की सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसको देखते हुए वो स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव्स। तो थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि पेशेंट का स्टेप बाय स्टेप उसकी जो भी डिसीज है उसको कंट्रोल करना, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करना। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर सपोज 250 चला गया है, तो 250 से वो डायरेक्टली 120 पे लाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो 250 से पहले 200 पे लाने की कोशिश करेंगे, 200 से फिर उसको 170 180 पे लाने की कोशिश करेंगे। सो इस तरह से डॉक्टर जो थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्रग। सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्रग का मतलब, जैसे आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक्स है। अब एंटीबायोटिक्स में 1000 ऑफ एंटीबायोटिक्स आर देयर, मतलब नियर अबाउट 1000 1200 के आसपास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। तो कौन से समय में कौन से इन्फेक्शन के लिए, कौन से पेशेंट के लिए कौन सा एंटीबायोटिक सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पेशेंट का किडनी फेल है, ओके, किडनी फेल है या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड डिसीज है, तो उस पेशेंट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे। ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको पता होगा एंटीबायोटिक, ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक या फिर फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। किडनी फेल अगर है या किडनी रिलेटेड डिसीज है तो उस समय वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, उस समय में कोई और बेटर एंटीबायोटिक सिलेक्ट किया जाएगा। या फिर अगर हाइपरटेंशन की बात करते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन, तो उस समय में एसीई इनहिबिटर्स नहीं दिए जाएंगे। एसीई इनहिबिटर्स बता सकते हो व्हाट आर एसीई इनहिबिटर्स? क्या है एसीई इनहिबिटर्स, बता सकते हो? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वेरी गुड, एक्सलेंट। तो आपको एसीई इनहिबिटर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। सो एसीई दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ये जो एसीई इनहिबिटर्स ड्रग्स होते हैं ये एंटी हाइपरटेंसिव है, फर्स्ट चॉइस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब एक बात ध्यान दीजिए, अभी क्लास में इस समय मैं एक्सप्लेनेशन करते समय मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, तो एग्जांपल्स को आपको सुनना है, समझना है, ध्यान में लेना है, क्योंकि उस एग्जाम्पल से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है। आपने जो कुछ भी फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोथेरापेटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा उसका यहाँ पे रिवीजन भी हो रहा है। मैं जब भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो ये आपके सिलेबस में से ही है और आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है और उसके बाद में ये जो रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको बार बार सुनना है ताकि आपका रिवीजन हो सके। यहाँ पे आपको ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मतलब जिस नोट्स में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस पीडीएफ में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वह पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने ये कहा कि एसी इनहिबिटर्स जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, फर्स्ट चॉइस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो क्या हम एसी इनहिबिटर्स प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं? प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन में एसी इनहिबिटर्स दिए जा सकते हैं क्या? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? हाँ, No. नो, नहीं दिए जा सकते। ठीक है, क्योंकि एसी इनहिबिटर्स ये टेराटोजेनिक है। क्या है? टेराटोजेनिक। अब टेराटोजेनिक का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? Means it affect to fetus. यस, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो टेराटोजेनिक का मतलब होता है कि वो एजेंट, वो ड्रग्स, वो केमिकल जो फिटस की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, फिटस की नॉर्मल ग्रोथ नहीं होने देता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप करता है। ठीक है, तो ऐसे इनहिबिटर्स जो है वो टेराटोजेनिक है। साथ में जो एआरबी ड्रग्स है, एआरबी, दैट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी क्या है? तो टेराटोजेनिक है। तो जो टेराटोजेनिक ड्रग्स होते हैं ये प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन में नहीं दिए जा सकते। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू अ प्रेग्नेंट वुमन और प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन। इस तरह का एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे एसी इनहिबिटर्स या एआरबी जो होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स, वो ड्रग्स प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन में नहीं दिए जा सकते। तो फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन में कौन से ड्रग्स दिए जाएंगे? तो नॉर्मली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, या फिर आपके बीटा ब्लॉकर्स ड्रग जो होते हैं वो ड्रग्स दिए जा सकते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन में। ओके, देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामॉल है, अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो फीवर के लिए आप एंटीपायरेटिक ड्रग दोगे, राइट? सो व्हाट इज एंटीपायरेटिक? एंटीपायरेटिक का क्या डेफिनेशन है? व्हाट डज इट मीन? एंटीपायरेटिक मतलब क्या? Reduce body temperature. यस, रेडियस बॉडी टेम्परेचर। ओके, रेडियस बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो डेफिनेशन आपने बताई रेडियस बॉडी टेम्परेचर, तो याद रखना है कि यदि फीवर हो, हायर बॉडी टेम्परेचर है, हायर फीवर है, तो फीवर का वो टेम्परेचर कम करके, फीवर के केस में बॉडी टेम्परेचर कम करके वो नॉर्मल पे लाता है। ओके, बट यदि किसी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो उसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स reduces fever, reduces temperature, body temperature in case of fever, in case of fever। fever ये वर्ड यूज करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ इतना कहते हो कि इट reduces the body temperature, मतलब वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को भी रिड्यूस करता है क्या? तो नहीं, पैरासीटामॉल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस नहीं करता है। एंटीपायरेटिक ड्रग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस नहीं करते हैं। वो फीवर के केस में या हायर बॉडी टेम्परेचर यदि है तो ही वो उसको रिड्यूस करके नॉर्मल पे लाते हैं। तो अब जैसे कि पैरासीटामॉल ड्रग है जो कि एंटीपायरेटिक है। अब पैरासीटामॉल ये टैबलेट के फॉर्म में भी है और सपोजिटरी के फॉर्म में भी अवेलेबल है। आई होप कि आपको सपोजिटरी पता होगा, फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में आपने सपोजिटरी डोसेज फॉर्म पढ़ा होगा। तो सपोजिटरी डोसेज फॉर्म ये रेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है। सपोजिटरी इज एडमिनिस्टर्ड रेक्टली। ठीक है, तो यदि कोई पेशेंट है उसे कंटिन्यूअसली वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, वोमिटिंग है, तो अगर किसी पेशेंट को कंटिन्यूअसली वोमिटिंग है तो क्या उसे हम टैबलेट दे सकते हैं? क्या पॉसिबल है टैबलेट देना? तो उस समय हम उसे टैबलेट नहीं देंगे। तो उस समय यदि उसे हमें पैरासीटामॉल देना है तो हम उसे सपोजिटरी के फॉर्म में दे सकते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
ऑल्सो यदि इमरजेंसी कंडीशन है तो इमरजेंसी केस में आईवी रूट ऑफ एडमिशन यूज किया जाता है, न कि ओरल रूट ऑफ एडमिशन यूज करते हैं। एंड आई होप कि आपको सब रिवाइज हो रहा होगा, आपको सब कुछ याद आ रहा होगा। देन डोसेज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कौन से पेशेंट के लिए कितना डोज यूज करना है किसी पर्टिकुलर ड्रग का। ओके तो कई सारे, मतलब अगर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए कितना डोज है, एडल्ट के लिए कितना डोज है, जेरियाट्रिक पेशेंट है तो उसके लिए कितना डोज है। जेरियाट्रिक क्या मतलब होता है, जेरियाट्रिक वर्ड का व्हाट इज है जेरियाट्रिक? Older patients, Yes, 60 plus, yes, older 65 plus. patient, yes, older patient, 60 plus patient, that is geriatric patient। तो जेरियाट्रिक पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडी है, चाइल्ड है, एडल्ट है, अल्कोहलिक है, ठीक है, या किसी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो ऐसे केसेस में डोसेस का एडजस्टमेंट कैसे करना है, डोज कितना देना है, वो डिटरमाइन करना, ये भी फार्माकोथेरेप्टिक्स में आता है। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करता है, तो उस पेशेंट को यदि हम पैरासीटामोल नॉर्मल डोज में देंगे तो दैट कैन बी हिपेटोटॉक्सिक। पैरासीटामोल हिपेटोटॉक्सिक है। अल्कोहलिक पेशेंट में जो मतलब ड्रिंक्स करता है, हेवी ड्रिंक करता है, तो पैरासीटामोल नॉर्मल डोज में भी उसके लिवर को डैमेज कर देगा। तो ऐसे पेशेंट में पैरासीटामोल का डोज कम किया जाता है। ठीक है, देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब जो भी ट्रीटमेंट है वो कितने समय तक चलेगा। ट्रीटमेंट 3 डेज चलेगा, 7 डेज चलेगा, 3 मंथ्स चलेगा, 1 ईयर चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा, कितने दिनों तक वो ट्रीटमेंट चलेगा, इसका डिसीजन भी फार्माकोथेरेप्टिक्स में लिया जाता है। तो फार्माकोथेरेप्टिक्स मतलब डॉक्टर्स के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, डॉक्टर्स जो भी प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर्स जो भी उसके नॉलेज का एप्लीकेशन करता है, दैट इज ऑल इज फार्माकोथेरेप्टिक्स। अब ये फार्माकोथेरेप्टिक्स समझना आपके लिए क्यों जरूरी है? तो एज अ फार्मासिस्ट ये तो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आपके पास में आता है, आपको पेशेंट काउंसलिंग करना होता है, या आपको डॉक्टर से बात करनी होती है, या आपको अदर हेल्थ केयर वर्कर से बात करनी होती है, डिस्कशन करना होता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उनका प्रोटोकॉल क्या है, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फर्स्ट थिंग, मतलब ये आपके प्रोफेशन के लिए जरूरी है, उसके साथ ही साथ आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि यदि आपने फार्माकोथेरेप्टिक्स ठीक से पढ़ा है और आपको प्रोटोकॉल्स पता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर्टिकुलर डिसीज के लिए क्या है ये यदि आपको पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी डॉक्टर है वो उसका जो प्रोटोकॉल है वो सही है या गलत है, वो डॉक्टर सही ट्रीटमेंट दे रहा है या गलत ट्रीटमेंट दे रहा है, और वो जो भी फीस ले रहा है, जो भी चार्जेस ले रहा है, जो भी वो कुछ कर रहा है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यदि आपको लगता है कि डॉक्टर का प्रोटोकॉल गलत हो रहा है, वो गलत लाइन पे जा रहा है, वो गलत ट्रीटमेंट दे रहा है, तो आप अपना डॉक्टर बदल सकते हो। यू कैन चेंज योर डॉक्टर, या आप उससे डिस्कस कर सकते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो प्रोटोकॉल क्यों चेंज कर रहा है। तो ये जो फार्माकोथेरेप्टिक्स का नॉलेज है, ये आपके लिए मतलब आपके प्रोफेशन के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, एग्जिट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जिट एग्जाम में फार्माकोथेरेप्टिक्स जब आप पढ़ते हो तो आप फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हो, आप डोसेज भी पढ़ते हो, आप फार्मास्यूटिक्स भी पढ़ते हो। सो फार्माकोथेरेप्टिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिट एग्जाम। ये अदर जो एग्जाम्स है, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अभी रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या है? ओके, सो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, सो WHO, व्हाट इज WHO? क्या है WHO? World Health Organization. Yes, WHO is World Health Organization, correct. Okay, today we discuss the first topic of pharmacotherapeutics. तो इन जनरल आपको फार्माकोथेरेप्टिक्स क्या है इसका एक अंदाज आ गया होगा। सो नाउ अभी हम लोग ये जो फर्स्ट टॉपिक पे हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया है उससे रिलेटेड जो MCQs है वो MCQs पे हम जाते हैं और MCQs को हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द MCQs। जो भी डिस्कशन हम लोगों ने अभी किया है उसके बेस पे MCQs देखते हैं। सो आई होप कि यू विल आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ थेरेप्टिक यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इज। सो योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए फार्माकोलॉजी,
ऑप्शन बी फार्मेकोथेराप्यूटिक्स, ऑप्शन सी फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड ऑप्शन डी फार्मेकोडायनेमिक्स। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Pharmacotherapeutics. यस, ऑप्शन बी, दैट इज फार्मेकोथेराप्यूटिक्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ठीक से समझना है, क्वेश्चन को समझ करके उसके पूरे ऑप्शंस को पढ़ना है। पूरे ऑप्शंस पढ़ने के बाद में जो आपको सही आंसर लगता है दैट यू हैव टू सिलेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the use of at least 5 drugs daily by an individual is option A polypharmacy, option B monopharmacy, option C pharmacy and option D monotherapy। ओके, तो यहाँ पे यदि कोई पेशेंट डेली कम से कम 5 डिफरेंट ड्रग्स यूज कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? सो व्हाट डू यू थिंक? Polypharmacy. यस, इट इज नोन एज पॉलीफार्मेसी, करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट ऐसा है जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, ए रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल, बी एक्यूरेट सिस्टमेटिक रिव्यूज ऑफ क्लिनिकल स्टडीज, सी मेटा एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल स्टडीज एंड डी फार्मेको इकोनॉमिक्स। So, what do you think? क्या लगता है आपको? Pharmacoeconomics. Yes, pharmacoeconomics is not related with evidence based medicines। जो रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल है, तो ये दिस इज द क्लिनिकल ट्रायल, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस बेस्ड, मतलब एविडेंस जनरेट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, मतलब स्टडी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी इज रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल to generate evidence। then second, accurate systematic reviews of clinical studies, ये भी हमने डिस्कस किया है, and meta analysis of clinical studies। ओके, सो ये तीनों भी पॉइंट्स जो है ये रिलेटेड टू एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। फोर्थ वन इज नॉट रिलेटेड टू एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स रिलेटेड या ट्रीटमेंट रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स है ये उससे रिलेटेड है। देन क्वेश्चन 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। So essential medicine list is prepared by considering option A disease prevalence, option B efficacy of medicines, option C manufacturer of medicines and option D safety of medicines। So what is incorrect? क्या गलत है इसमें? जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाई जाती है तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं? सो डिसीज प्रेवलेंस, C is manufacturer of medicine. यस करेक्ट, ये जो है मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन ये कंसिडर नहीं किया जाता है व्हाइल प्रिपेयरिंग एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। सो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट प्रिपेयर करते समय डिसीज प्रिवेलेंस, एफिकेसी ऑफ मेडिसिन एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन कंसिडर किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the updated WHO list of essential medicines and list of essential medicines for children are published every option A 1 year, option B 2 years, option C 3 years, option D 5 years। तो WHO की एसेंशियल लिस्ट कब पब्लिश की जाती है? 2 year. 2 years, correct। So option B is the correct answer। Then next, the current NLEM India contains number of medicines। So option A 354, option B 376, option C 384, option D 408। 384. वेरी गुड, करेक्ट है बिल्कुल, 384। तो करंट जो एनएलईएम है 2022 की, तो उसमें टोटल जो मेडिसिन है वो है 384 एंड जो कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन उसमें है दैट इज 27 कैटेगरीज। लेकिन सर बुक में तो था 2021 का था, तो अभी वो 22 का नया आया है क्या अभी? हाँ, 22 का नया आया है, और जो अभी लेटेस्ट एडिशन अभी बुक का आया है उसमें हमने ये करेक्ट किया है, तो ये नया आया है 2022 का। ओके ओके, तो नए के हिसाब से 384 है। ओके, देन व्हाट इज रॉन्ग अबाउट फार्मेकोथेराप्यूटिक्स। सो फार्मेकोथेराप्यूटिक्स इंक्लूड्स ऑप्शन ए determination of therapeutic objectives, option B selection of the most appropriate drug, option C selection of the most appropriate brand of the drug and option D route of administration, dosage form and duration of treatment।
सो फार्माकोथेरेपेटिक्स रिलेटेड इसमें रॉन्ग क्या है? सी सी, सिलेक्शन। यस, सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्रांड ऑफ द ड्रग, ये गलत है। ठीक है, ये फार्माकोथेरेपेटिक्स में ये कवर नहीं होता है। एक्चुअली में रूल ऐसा है कि जो भी डॉक्टर है तो ड्रग प्रिस्क्राइब करते समय जेनरिक ये प्रिस्क्राइब करना चाहिए। इट इज़ द रूल। ठीक है, ब्रांड नेम अगर कोई रेयर कंडीशन है, रेयर केस में अगर जेनरिक ड्रग अवेलेबल नहीं है तो ही ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज जेनरिक नेम से ही ड्रग को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। इट इज़ द रूल, इट इज़ द लॉ, ये रूल है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी डॉक्टर ये रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उनका जो रूल है वो रूल कहता है कि जब भी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाए, कोई भी डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसने जेनरिक नेम ही लिखने चाहिए ड्रग्स के, ब्रांड नेम नहीं लिखने चाहिए। कौन सा ब्रांड सिलेक्ट करना है ये फार्मासिस्ट पे छोड़ देना चाहिए। दैट इज़ द लॉ, दैट इज़ द रूल। बट इंडिया में कोई भी डॉक्टर इसको फॉलो नहीं करता है। ओके, देन नेक्स्ट, which of the following is not a component of pharmacotherapeutics? So option A pharmacotherapeutics, option B pharmacodynamics, option C pharmacology, option D pharmacoepidemiology. So Pharmacoepidemiology. yes, pharmacoepidemiology is not the component of pharmacotherapeutics. Pharmacotherapeutics, that is the pharmacology, pharmacodynamics, pharmacokinetics. तो pharmacology का application, that is the pharmacotherapeutics. Okay, then next, the primary goal of the rational use of medicine is, so option A, to provide a drug information to the patients, option B, to promote self medications, option C, to achieve optimal therapeutic outcomes with minimal risk, and option D, to promote use of artificial intelligence in drug prescribing. So क्या लगता है आपको, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का क्या गोल है? Option C. Yes, option C is the correct answer, to achieve optimal therapeutic outcomes with minimal risk. Okay, okay. Then next question, WHO defines essential medicines as the, so option A, medicines that satisfy the priority healthcare needs of the population. Second, medicines that must be available as generic medicines in the market. Option C, medicines that must be available free of charge in government hospitals. And option D, herbal and natural medicines that must be available in every household. A. A, option A. Option A. Yes, medicines that satisfy the priority healthcare needs of the population, that is the essential medicine. Okay. Then next question, find the wrong option. Wrong option find करना है. Each country can prepare its own list of essential medicine based on, option A, disease burden, option B, priority health concerns, option C, affordability concerns, option D, public opinion. So, D. Public opinion. यस, तो जब एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें पब्लिक ओपिनियन को कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, पब्लिक से नहीं पूछा जाता है कि कौन सा मेडिसिन लिस्ट में इंक्लूड करना या नहीं करना है, पब्लिक का ओपिनियन नहीं मांगा जाता है। तो जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाई जाती है तो उसे बनाते समय डिसीज बर्डन, प्रायोरिटी हेल्थ कंसर्न्स एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, कॉस्ट, ये कंसिडर किए जाते हैं। पब्लिक का क्या ओपिनियन है ये कंसिडर नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट, WHO revises and publishes national list of essential medicine in India. Who? WHO नहीं है यहाँ पे, who revises and publishes national list of essential medicine in India? Option A, PCMR. Yes. Option B, ICMR. Okay. And what is the full form of ICMR? Indian Council of Medical Research. Very good. Correct. So ICMR is Indian Council of Medical Research. Correct. Next, what is the purpose of standard treatment guidelines? Standard treatment guidelines का purpose क्या है? Option A, to reduce healthcare cost. Option B, to provide standardized care for patients. Option C, to improve healthcare provider efficiency. Option D, all of the above. D. All of the above. Very good. So option D, all of the above, ये correct है। तो standard treatment guidelines जो होती है
तो वो reduce health care cost to provide standardized care for patients all over country, ठीक है, and to improve health care provider efficiency. ओके, डॉक्टर की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन दी जाती है. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स टू प्रिवेंट, मिटिगेट, ट्रीट एंड डायग्नोज डिसीज इज ऑप्शन ए फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ऑप्शन बी फार्माकोकाइनेटिक्स, ऑप्शन सी फार्माकोविजिलेंस, ऑप्शन डी फार्मास्यूटिक्स. A. Pharmacotherapeutic. Very good. Pharmacotherapeutics is the correct answer. Then next question. Rational prescribing involves option A, using the highest possible drug doses, option B, administering multiple drugs simultaneously, option C, individualized treatment, and option D, choosing drugs solely based on cost. So क्या आंसर है इसका? Option B. ऑप्शन बी, एडमिनिस्टरिंग मल्टीपल ड्रग्स साइमल्टेनियसली. नो, देखिए रैशनल प्रिस्क्राइबिंग का जो है इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट. ठीक है, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट का मतलब इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? तो पेशेंट टू पेशेंट ट्रीटमेंट डिसाइड करना. मतलब पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट का जो बीपी कितना है, पेशेंट को अदर प्रॉब्लम्स है क्या, पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो ये सभी पॉइंट्स कंसिडर करते हुए जो ट्रीटमेंट दी जाती है दैट इज द इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट. तो रैशनल प्रिस्क्राइबिंग जो होता है तो इसमें इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है. ओके, अगर सिर्फ हाईएस्ट पॉसिबल ड्रग डोसेस ये इसका कंसिडरेशन नहीं है, या फिर मल्टीपल ड्रग साइमल्टेनियसली एडमिनिस्टर करना ये भी रैशनल प्रिस्क्राइबिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, और सिर्फ सोनली बेस्ड ऑन कॉस्ट ये भी नहीं है. तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट का नेचर कैसा है, पेशेंट को अदर डिसीजेस कौन से है, पेशेंट का वेट कैसा है, पेशेंट चाइल्ड है या एडल्ट है या जेरियाट्रिक पेशेंट है, उसका किडनी नॉर्मल है या नहीं है, यह सब पॉइंट्स कंसिडर करते हुए जो ट्रीटमेंट दी जाती है दैट इज द इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट. तो रैशनल प्रिस्क्राइबिंग जो है दैट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट. ओके, देन नेक्स्ट,